हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने वेपर प्रेशर क्या होता है उसको समझा था। अब हम बात करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर हमने जो वेपर प्रेशर था वो बात करी थी हमने प्योर लिक्विड की, कि एक ही लिक्विड है हमारे पास, वो वेपर प्रेशर कैसे होता है उसकी वजह से। तो हमने बोला था कि जब किसी भी टेम्परेचर पे किसी एक स्पेसिफिक लिक्विड को हम रखेंगे तो उसका कुछ ना कुछ इवोपरेशन होगा, और जब इवोपरेशन होगा तो कुछ टाइम बाद उसका कंडेंसेशन भी होगा, और जब उन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है तो उस समय में जो वेपर्स उस लिक्विड के सरफेस के ऊपर होती है डायनेमिक इक्विलिब्रियम के कंडीशन में, वो उसके ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट करती है उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो वो तो हमने बात करी थी किसकी, प्योर लिक्विड की, क्योंकि चैप्टर हमारा सॉल्यूशन है, मतलब कम से कम हम 2 सॉल्यूट सॉल्वेंट तो ऐड करें। तो अब हम बात करने वाले सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की। तो हेडिंग में हमने ये डाली वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब 2 केस हमारे सिलेबस में, क्योंकि हमारे पास जो सॉल्यूशन तो हम कितना भी बना सकते हैं, कितने भी कंपोनेंट ऐड करके, लेकिन हमारे सिलेबस में है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी मतलब उसमें 2 ही कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्वेंट तो बाय डिफॉल्ट हम मान के चलते हैं कि कोई ना कोई लिक्विड होगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने जैसे बात करा था कि जनरली जितने भी सॉलिड्स हैं उनको हम कैसे मान के चलते हैं, नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल होने का मतलब कैसा हो गया, वो उनका वेपर प्रेशर 0 सॉलिड। ठीक है, एग्जांपल के जितने भी सॉलिड को हमने कैसे माना, नॉन वॉलेटाइल। और जो लिक्विड्स होते हैं उनको हमने क्या माना, वॉलेटाइल माना है, और उनका जो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, वो कुछ ना कुछ होगा, नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तो वो कैसे होंगे, वॉलेटाइल होंगे। अब जब मैं सॉल्यूशन बना रहा हूं, सॉरी, तो उसमें 2 कंपोनेंट ऐड कर रहा हूं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। अब जो ये सॉल्यूट हमने ऐड करा, ठीक है, सॉल्यूट हमने ऐड करा, तो ये इसका 2 नेचर हो सकते हैं। ठीक है, 2 टाइप के सॉल्यूट हो सकते हैं। हो सकता है ये वॉलेटाइल हो सकता है नॉन वॉलेटाइल हो सकता है कोई सॉलिड डाले या हो सकता है कोई लिक्विड डाले। हाँ, हमारा जो सॉल्वेंट है वो खुद कैसा होगा, लिक्विड होगा। ये जरूरी तभी सॉल्यूशन हम बना पाएंगे, क्योंकि हम लिक्विड सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर 2 केस इसलिए मैंने लिए। पहला केस है केस 1 जो लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, ध्यान देना, यहां पर किसकी बात हो रही है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की बात हो रही है। ये हमने मेंशन कर दिया कि जो हमारा सॉल्यूट है वो कैसा है, खुद नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल है, दैट मींस उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉल्यूट का 0 होगा अपने प्योर फॉर्म में। ठीक है, चलिए, अब ये तो हुआ पहला केस कि हमने क्या करा, वो सॉल्यूशन बना रहा हूं जिसके अंदर सॉल्यूट ऐसा ऐड कर रहा हूं जो कि खुद कैसा होगा, नॉन वॉलेटाइल होगा, जिसका वेपर प्रेशर होगा 0। ठीक है, दूसरा केस लेंगे जिसमें सॉल्यूट का भी क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा, वो कैसा होगा, वॉलेटाइल होगा। ठीक है, तो आज हम केस 1 को स्टडी करते हैं। तो इसको समझने के लिए यहां पर, ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको सिंपली, ठीक है, इस तरीके से सिंपली इसको इधर लिखा मैंने कंपोनेंट लेफ्ट साइड में। कंपोनेंट कौन कौन से मेरे पास, 2, एक सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट। अब ये अलग अलग बुक के और अलग अलग टीचर के अपने अपने कन्वेंशन होते हैं, ए बी मानो, एक्स वाई मानो, कुछ भी मानो, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कन्वेंशन लिया, सॉल्यूट को मैं कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करूंगा, बार बार सॉल्यूट ना लिखना पड़े पूरा, और सॉल्वेंट को मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करूंगा इस चैप्टर में। ठीक है, ये मेरा कन्वेंशन है इस चैप्टर में, जितना मैं पढ़ाऊंगा उसका अकॉर्डिंग। हो सकता है कोई दूसरी बुक में या एनसीईआरटी में हो सकता है कुछ भी हो, अलग अलग अपने नोटेशन है, कुछ भी रखो। सॉल्वेंट को बी मान लो और सॉल्यूट को ए मान लो, वो आपकी इच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपने कंसिडर करा फिर वही, ठीक है, उसको आगे लेके चलना। तो यहाँ पर बी मैंने सॉल्यूट के लिए लिखा, 2 कंपोनेंट है मेरे पास, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और सॉल्वेंट को ए से। जो नेचर है वो सॉल्यूट तो अभी हमने मेंशन कर दिया कैसा है, नॉन वॉलेटाइल। सॉल्यूट कैसा है, नॉन वॉलेटाइल, और जबकि जो सॉल्वेंट है वो हमारा कैसा है, वॉलेटाइल। ठीक है, एक कंपोनेंट तो हमें चाहिए जो सॉल्वेंट वॉलेटाइल हो, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर हो। ठीक है, फिजिकल स्टेट की बात करें तो नॉन वॉलेटाइल है, तो हमने क्या मान लिया, ये सॉलिड है। ठीक है, तो जैसे लास्ट लेक्चर हमने अजम्पशन माना था कि जो भी सॉलिड्स होते हैं वो नॉन वॉलेटाइल होता है, उनका वेपर प्रेशर नहीं होता है, तो उल्टा रिवर्स बोल दिया मैंने। अब की बार ये स्टार्टिंग में मैंने मेंशन कर दिया कि नॉन वॉलेटाइल है, तो मैंने ऐसे बोल दिया चलो ये सॉलिड है। फिर ये जो सॉल्वेंट है इसका तो क्या है, ये वॉलेटाइल नेचर है, तो ऑब्वियस सी बात ये कैसा होगा, लिक्विड होगा। फिर वेपर प्रेशर की बात करें तो सॉलिड है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, 0 होगा अपने प्योर फॉर्म में, और जो सॉल्वेंट है उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, तो उसका जो वेपर प्रेशर है उसको नोटेशन में लिखा है। और लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने बताया था, नोट में लिखवाया था कि वेपर प्रेशर को इस चैप्टर में हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते, ए नीचे वो लिखते जिस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो उसको मैंने क्या माना, कैपिटल ए, जो हमारा सॉल्वेंट है, तो वो लिखा है नीचे कैपिटल ए।
ऊपर नॉट लगाने का मतलब है प्योर, मतलब उस प्योर लिक्विड ए या प्योर सॉल्वेंट ए का वेपर प्रेशर, उसमें सिर्फ ए, जब सिर्फ ए के मॉलिक्यूल्स होंगे तब उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, वो ये वैल्यू बताएगा पी नॉट ए। और लास्ट में मैंने लिखा है मोल्स, इसके मोल्स मैंने एन से रिप्रेजेंट करे, एन हम जनरली नंबर ऑफ मोल्स बोलते और बी मतलब बी के मोल्स, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ठीक है, तो एन और सबस्क्रिप्ट में ए लिखा है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ मोल फ्रैक्शन की बात करूँ, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन की बात करें तो इसके मोल फ्रैक्शन एक्स भी होंगे, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन है तो दो ही कंपोनेंट है ए और बी। तो अगर इसके मोल फ्रैक्शन की बात करूंगा तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने न्यूमरेटर में उसके मोल्स लिखो डिवाइड बाय टोटल मोल्स, तो टोटल में क्या दोनों के एडिशन आ जाएंगे, दोनों का सम आ जाएगा, मोल का टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन आ जाएंगे। यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की बात करें तो न्यूमरेटर में ए के मोल्स और डिनोमिनेटर में टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, तो दो ही कंपोनेंट है ए और बी, तो नीचे टोटल ए और बी के मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये दो बेसिक से हमने क्या माने, कुछ अजम्पशन माने कि इसका वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है, और फिर उनका फिजिकल स्टेट क्या होगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, तो मोल्स मैंने माने, ठीक है। तो आगे जो भी हमें यूज होंगे उसके अकॉर्डिंग अब हम देखते इसको, ठीक है। अब इसको देखते, पहले इसको समझ लेते हैं ना, बाद में कॉपी कर लेना इसको। यहाँ पे मैंने 3 कंटेनर बनाए, 3 कंटेनर बनाए, ये कंटेनर पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। एक एक को देखना पहले ध्यान से। पहले कंटेनर की बात करूँ तो मैंने इसके नीचे लिखा है सॉल्वेंट ए। क्या लिखा है इसके नीचे, सॉल्वेंट ए, मतलब इस कंटेनर में जो मैंने जो डाला है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ए है, मतलब वो ए प्योर फॉर्म में है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये जो व्हाइट कलर के मैंने बनाए, ठीक है, सर्किल के फॉर्म में, ये स्फेरिकल इन शेप है, ठीक है, अब 2D में तो सर्किल ही दिखेंगे। तो ये क्या है, ए के मॉलिक्यूल्स है, सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल्स बनाए, ऐसा नहीं कि नीचे मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, नीचे भी मॉलिक्यूल्स होंगे, सिर्फ मैंने सरफेस के मॉलिक्यूल बनाए। ये लिक्विड फॉर्म में, ये जो ऊपर डॉटेड लाइन थोड़ी सी आपको दिख रही होगी ब्लू कलर की, इससे नीचे ये क्या है, लिक्विड फॉर्म के अंदर है। अब ये लिक्विड हमने जो सॉल्वेंट ए बोला, इसको तो हमने कैसे माना, लिक्विड कैसा है, ये वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल है, तो ये कैसा क्या करेगा, ये वॉलेटाइल है तो इसका कुछ ना कुछ वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, तो वेपर्स, ये ऊपर वेपर फॉर्म में मैंने 2-3 पार्टिकल बना दिए इसके, तो ये वेपर फॉर्म में, और वेपर फॉर्म में इसका जो वेपर प्रेशर होगा प्योर लिक्विड सॉल्वेंट ए का, वो कितना, पी नॉट ए हमने माना है, तो ये ब्रैकेट में मैंने वेपर लिखा और इसका ये लिखा पी नॉट ए। इसमें ब्लैक कलर के छोटे छोटे से मैंने एरो इसलिए लगाए, मतलब ये इवोपरेट हो सकते हैं क्योंकि ये वॉलेटाइल इन नेचर है, ठीक है। तो ये प्योर सॉल्वेंट ए, प्योर लिक्विड ए है, ये इसका लिक्विड फॉर्म है, ये ऊपर वेपर फॉर्म है। इस वेपर फॉर्म के जो पार्टिकल्स है वो इस लिक्विड पे जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं इक्विलिब्रियम पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर, ठीक है। फिर आ जाता है हम सॉल्यूट बी पे। अब सॉल्यूट जो बी है ना, सॉल्यूट बी के जो पार्टिकल्स है वो मैंने यहाँ रख दिए। तो यहाँ पे देखोगे इस एरो के नीचे पार्टिकल्स, ब्लू कलर के पार्टिकल्स तो नजर आ रहे हैं बी के, लेकिन ऊपर पार्टिकल्स नजर नहीं आ रहे हमें। क्यों, क्योंकि ये कैसा है, नॉन वॉलेटाइल है। तो नॉन वॉलेटाइल है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या, इवोपरेट भी नहीं होगा, और इवोपरेट नहीं होगा तो इसकी कोई वेपर फेस में वेपर्स भी नहीं आएंगे, और वेपर्स नहीं आएंगे तो उसका कोई वेपर प्रेशर भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ऊपर जो देखोगे बिल्कुल कोई पार्टिकल नहीं है, बिल्कुल खाली छोड़ दिया मैंने, क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है। वैसे हमने इसको, ठीक है, सॉलिड माना, तो चलो इसको मैं यहाँ पर ये हटा देता हूँ, लिक्विड ना लिखते, ठीक है। मान लो सॉलिड के पार्टिकल्स रखे हुए हैं, ठीक है, सारे सॉलिड, ये तो ये है बी पार्ट, सॉल्यूट बी, नॉन वॉलेटाइल है तो कोई एरो भी नहीं बनाया ताकि कोई इवोपरेट भी नहीं हो रहा और कोई वेपर फॉर्म में भी कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो ये इंडिविजुअल एक कंटेनर में सॉल्वेंट ए ले रखा है, ये इंडिविजुअल एक दूसरे कंटेनर में सॉल्यूट बी ले रखा है। अब मैंने क्या करा, दोनों ए और बी को मिक्स कर दिया और क्या बना लिया, एक सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। जब ए और बी को मैंने मिक्स करा तो सॉल्यूशन बनाया, तो सॉल्यूशन लिखा मैंने ए प्लस बी, ठीक है। ए और बी का ये बन गया मेरे पास फाइनली सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन के अंदर मैं बात करूं, क्योंकि सॉल्यूशन की बेसिक डेफिनेशन क्या है, ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा थ्रू आउट द मिक्सचर। अगर मैं यहां से, ठीक है, यहां से अगर मैं कुछ पार्टिकल निकाल रहा हूं तो जो रेशियो टॉप पे होगा वही मिडल में होगा और वही रेशियो नीचे होगा। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने यहां से पार्टिकल उठाया तो ए पार्टिकल को बी पार्टिकल्स ने क्या कर रहा होगा, वो घेर रखा होगा, या फिर बी पार्टिकल को ए ने चारों तरफ से सराउंड कर रखा होगा, फिर ए को बी और बी को ए, इस तरीके, तभी तो यूनिफॉर्म होगा। अब यहाँ पर इसलिए मैंने सिर्फ टॉप लेयर बनाई, पूरा नहीं बनाया। टॉप लेयर में भी देखोगे तो एक व्हाइट, एक ब्लू, एक व्हाइट ब्लू, व्हाइट ब्लू। क्यों सर, ऐसा जरूरी थोड़ी कि इसी
फैशन में बिल्कुल अरेंज होगा। अगर यूनिफॉर्म होगा तो ऐसे ही अरेंज होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा तो बिल्कुल यूनिफॉर्म ही मिलेगा। ठीक है, जैसे मैंने क्या करा, शुगर ली और पानी के अंदर उसको मिक्स करा, तो अब टॉप लेयर में जितने शुगर और पानी के पार्टिकल्स एक स्पून के अंदर जितने आ रहे होंगे वही तो मिडल लेयर में आ रहे होंगे, वही कहाँ आ रहे होंगे, ठीक है, बॉटम लेयर में आ रहे होंगे, कहीं से भी निकाल लो। अब वो बात अलग है कि उसमें एक पार्टिकल की जगह 5 पार्टिकल पानी के ज्यादा है या जो भी है, लेकिन अभी के लिए मैं सिंपलिसिटी के लिए मान के चल रहा हूँ कि ऑल्टरनेट पार्टिकल्स लगे हुए मतलब यूनिफॉर्मली अरेंज्ड है, यानी ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज। ऐसा नहीं है कि पहले सारे पानी इधर होगा और शुगर इधर जाके इकट्ठा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। ऑयल और वाटर तो है नहीं, यूनिफॉर्म है, होमोजीनियस मिक्सचर है, तो ये यूनिफॉर्मली अरेंज्ड है। अब बोले कि सर सरफेस पे क्यों लगाया, हो सकता है वो बीच में भी आया, तो बीच में अगर मैं इनको सारे ब्लू को बीच में लूंगा और व्हाइट बिल्कुल ऊपर ले लूंगा तो फिर वो लेयर नहीं बन जाएगी क्या? आ रही बात समझ में? तो जो सॉल्यूशन की बेसिक डेफिनेशन है उसी को मैंने क्या करा यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है। यूनिफॉर्मली मिक्सड होना चाहिए, होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। तो टॉप लेयर बनाई जिसको, क्योंकि मेरा मतलब यहाँ पे मुझे यूज किया सिर्फ टॉप लेयर से मतलब होता है, तो मैंने यहाँ पे टॉप लेयर ही बनाई वेपर प्रेशर की। अब वेपर प्रेशर में जब टॉप लेयर बनाई तो इससे आप जब कंपेयर करोगे तो यहाँ पर जितने भी हमारे पास पार्टिकल थे जब सॉल्वेंट था प्योर ए, तो सारे पार्टिकल्स इवोपरेट हो सकते थे, सब वॉलेटाइल इन नेचर थे। इसके जितने पार्टिकल से कोई भी वॉलेटाइल इन नेचर नहीं था। और जब दोनों को मिक्स करा तो जब इनके इंटरमिक्स पार्टिकल्स हमें मिले तो आधे व्हाइट कलर के पार्टिकल्स में देखोगे तो ब्लैक कलर का मैंने एरो बना रहेगा, मतलब ये तो वॉलेटाइल है, ये तो वेपर में कन्वर्ट होंगे, और ऊपर दिख भी रहा है ऊपर वेपर्स आगे व्हाइट कलर के पार्टिकल। लेकिन जो ब्लू कलर के पार्टिकल है वो तो कैसे नॉन वॉलेटाइल इन नेचर है, तो इससे तो वेपर्स बनेगी नहीं। अब क्योंकि इसकी सरफेस को कुछ नॉन वॉलेटाइल सरफेस ने ऑक्यूपाई कर लिया है, तो जो यहां से लिक्विड से ऊपर वेपर फेस में जो पार्टिकल्स जा रहे होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। पहले तो सारे व्हाइट थे इस केस में, ठीक है, सारे व्हाइट थे तब तो मैक्सिमम जा पा रहे थे, लेकिन इस केस में व्हाइट की जगह कुछ ब्लू भी आ गए, जो पार्टिकल नॉन वॉलेटाइल जो वेपर में कन्वर्ट भी नहीं होना चाहते। तो ऑब्वियसली बात है ऊपर जो कन्वर्जन होगा वो भी क्या होगा, कम होगा नहीं। और ऊपर कन्वर्जन कम होगा तो वेपर्स भी क्या बनेगी, कम बनेगी। और वेपर्स अगर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी आ रही बात समझ में? तो जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में, या हम बोल सकते हैं किसी सॉल्वेंट जो वॉलेटाइल है उसके अंदर नॉन वॉलेटाइल जब सॉल्यूट ऐड करते, तो जो प्योर सॉल्वेंट का अगर मैं कह रहा हूं कि इसका वेपर प्रेशर मान लो 5 atm था, तो इसके अंदर जैसे ही इसको मैंने क्या करा, एक तरीके से इसमें तो ऐड करा, मिक्स करने का मतलब क्या, दोनों में इसको इसमें ऐड कर दो या इसको इसमें ऐड कर दो, तो जब इसको मैंने इसमें ऐड करा तो अब इसका जो वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में 5 atm था एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रूम टेम्परेचर 25 डिग्री पे 5 atm था। अब इसका जो वेपर प्रेशर है वो 5 atm से कुछ कम हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन 5 नहीं रहेगा, उससे कुछ कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि सरफेस पे जितने भी पार्टिकल्स है उनमें से कुछ पार्टिकल्स को ही हटा के, प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को हटा के कुछ नॉन वॉलेटाइल पार्टिकल जो है वो ऑक्यूपाई कर लेंगे, और वो जब वो ऑक्यूपाई करेंगे तो उनका वेपराइजेशन या वॉलेटिलिटी होती नहीं है, तो जब वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या आएगा, कम। क्योंकि अल्टीमेटली हो क्या रहा है, इक्विलिब्रियम पे तो जो आएगा इसमें भी कंडीशन वही है, इक्विलिब्रियम इसमें भी क्या होगा, धीरे धीरे वेपराइज होंगे, वापस कंडेंस होंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी, वहाँ पे जितने वेपर्स मैक्सिमम होंगे उनकी वजह से जो प्रेशर आएगा वही इसमें भी क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन के केस में भी, प्योर सॉल्वेंट में भी ये होता है, लेकिन प्योर सॉल्वेंट के केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, वेपराइज हो रहे थे, क्योंकि सारे पार्टिकल कैसे वॉलेटाइल नेचर। लेकिन यहाँ पर तो क्या हो रहा है, मैं तो नहीं कह रहा एक्जैक्टली 50 हो रहे, 60 भी हो रहे होंगे, 70 भी हो रहे होंगे सरफेस पे, लेकिन कम ही हो रहे हैं 100 से। या अगर 100 है तो यहाँ तो 80 90 कुछ तो कम ही होंगे, सारे तो नहीं हो पा रहे जो सरफेस पे। तो इस वजह से जब प्योर सॉल्वेंट जो कि वॉलेटाइल होता है उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर इसको रिप्रेजेंट कैसे किया गया है, इसका जो वेपर प्रेशर है उसको तो मैंने बोला P0 A, क्योंकि प्योर है, ए कंपोनेंट है तो PA लिखते हैं और नॉट का मतलब हो गया प्योर। अब यहां पे जो इसका वेपर प्रेशर है इसको मैंने लिखा PA, तो सर वहां पे सॉल्वेंट के लिए भी PA लिखा और ऊपर नॉट लगा दिया प्योर के लिए, यहाँ पे भी PA लिखा, दोनों सेम नहीं हो गया। तो ध्यान से सुनना, PA क्यों लिखा, इस सॉल्यूशन के अंदर A और B दो कंपोनेंट तो है, इस सॉल्यूशन के अंदर A और B दोनों कंपोनेंट तो है, लेकिन वेपर प्रेशर सिर्फ किसकी वजह से आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ A कंपोनेंट की वजह से हो रहा है जो कि हमारा वॉलेटाइल है। B कंपोनेंट जो नॉन वॉलेटाइल है उसकी वजह से थोड़ी कोई वेपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, क्योंकि उसके तो वेपर्स बन ही नहीं रहे, इसलिए यहाँ पे लिखा PA, नॉट नहीं लगाया। नॉट का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ A या प्योर है, तो यहाँ पे प्योर नहीं है, नॉट लगाने का मतलब वेपर प्रेशर तो है लेकिन सिर्फ किसकी वजह से, A कंपोनेंट की वजह से, इसलिए इसको PA लिखा गया है। ठीक है,
तो वही चीज है, यहां पर लिखा P नॉट ए, P नॉट ए का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए, और PA का मतलब यहां पे लिखा गया है, ठीक है, PA का मतलब लिखा गया है यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए इन सॉल्यूशन। दो चीज लिखी गई, पहला तो लिखा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, या तो मैं इसको P सॉल्यूशन लिख दूं नीचे, ठीक है, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए इन सॉल्यूशन। एक तो ओवरऑल सॉल्यूशन का तो वेपर प्रेशर है, पहला तो क्लियर है, और मैंने लिखा है कि सॉल्यूशन के अंदर ए कंपोनेंट जो हमारा वॉलेटाइल कंपोनेंट है, जो हमारा सॉल्वेंट है, उसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या है, वो भी सेम ही तो चीज है, क्योंकि उससे वेपर प्रेशर किसकी वजह से आ रहा है, ए की वजह से। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, या फिर मैं बोल दूं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दोनों का मतलब क्या हुआ, सेम ही हुआ। और P नॉट ए का मतलब दो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, मतलब यहां पर इसमें कुछ मिक्स नहीं है, क्लियर है। और वही जो मैं कह रहा था P नॉट ए मतलब ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मस्ट बी ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि वहां पे नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट ऐड हो गया, तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है, जो नंबर ऑफ वेपर्स जो हमें बन रही थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वेपर प्रेशर भी हमें क्या मिलेगा, कम मिलेगा, ठीक है। तो इतना आप पहले कॉपी करिए इसको, तो एक बार में, ठीक है, स्टार्टिंग से, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और केस 1 करके लिखिएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। वीडियो पॉज करके कॉपी करिएगा इसको। फिर ठीक है, कंपोनेंट, नेचर, फिजिकल स्टेट, वेपर प्रेशर और मोल्स, ठीक है। ए और बी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए हमने ये मान लिया है, अज्यूम कर लिया ये। उसके बाद ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन भी हमने इसको बता दिया। इसको कॉपी करने के बाद, ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लेना। फिर यहां पर हमने 3 कंटेनर बनाए, ठीक है, सॉल्यूट ए अलग है, सॉल्यूट बी अलग है, फिर दोनों को ऐड करा तो फाइनल हमारा सॉल्यूशन बना है, ठीक है। तो 3 अलग अलग इंडिविजुअल कंटेनर हो गई है, इसको कॉपी करिए। और देन लास्ट में हमने, ठीक है, P नॉट ए और P क्या है उसको डिफाइन करा है सिंपल, और रीजन मैंने बता दिया कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा क्यों होगा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें आता है एक राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ, ठीक है, ये पहला लॉ है इस चैप्टर के अंदर, और ये लॉ आपने पहले कभी पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ क्या है, इसका स्टेटमेंट ध्यान रखना, और इसमें हम आगे इसका इंपॉर्टेंस क्या उसकी बात करते हैं। तो राउल्ट्स लॉ कहता है वेपर प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। अगर एक सॉल्यूशन में, क्योंकि अभी तो हम क्या बाइनरी ले रहे, ठीक है, टर्नरी हो, क्वार्टनरी हो, कितने भी कंपोनेंट हो, अगर कोई सॉल्यूशन बनाए तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा टोटल, वो तो एक अलग बात है, उसको तो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे। लेकिन इंडिविजुअल जो कंपोनेंट है उसमें ए बी सी डी जितने भी कंपोनेंट है, उन इंडिविजुअल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, ठीक है। टोटल तो क्या होगा, सभी के वेपर प्रेशर को ऐड कर देंगे टोटल आ जाएगा, लेकिन इंडिविजुअल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, तो उसके लिए राउल्ट्स लॉ दिया गया है। तो राउल्ट्स लॉ ने बोला कि अगर पहली कंडीशन तो कंपोनेंट कैसा होना चाहिए, वॉलेटाइल। जैसे वॉलेटाइल होगा ही नहीं तो वेपर्स बनेंगे तो उसका वेपर प्रेशर आएगा क्या, नहीं आएगा। तो जहां पे जैसे हमने ए और बी लिया है, तो ए तो हमारा सॉल्वेंट वॉलेटाइल है और बी हमारा नॉन वॉलेटाइल है, तो नॉन वॉलेटाइल का तो वैसे 0 हो गया। तो पहले तो कंपोनेंट क्या होना चाहिए, वॉलेटाइल। अब जो कंपोनेंट वॉलेटाइल है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, तो राउल्ट्स लॉ ने बोला है कि उसका वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा।
जब मैंने ए और बी को ऐड करा तो ए के कुछ मोल्स थे, बी के कुछ मोल्स थे, दोनों जब ऐड हुए तो मैं उस सॉल्यूशन के अंदर ए का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूँ, बी का भी मोल फ्रैक्शन निकालता हूँ। तो जो हमारा ए कंपोनेंट जो वॉलेटाइल है, सॉल्वेंट है, उसका जो मोल फ्रैक्शन होगा, जितना ज़्यादा उसका मोल फ्रैक्शन होगा, ऑब्वियस ये बात है उतना ही उसका क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। तो ये तो कॉमन बिल्कुल लॉजिकल है कि ए के वेपर जो हमारे वॉलेटाइल कंपोनेंट है वो जितने नंबर ऑफ मोल्स उसमें बढ़ेंगे सॉल्यूशन में, ऑब्वियस ये बात है ज़्यादा सरफेस पे मॉलिक्यूल किसके आएंगे, हमारे वॉलेटाइल कंपोनेंट के, और ज़्यादा क्या होंगे, वेपराइज होंगे। तो ऑब्वियस ये बात है वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ क्या कह रहा है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो वॉलेटाइल कंपोनेंट है उसका जो वेपर प्रेशर है उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसी को नोटेशन में लिखा, दैट इज, अब यहां पर क्योंकि हमारे पास ए कंपोनेंट ही है जो वॉलेटाइल है तो यहां पे लिखा मैंने पी ए इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, या मैं से बोल सकता हूं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकता हूं। तो पी ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। ये तो है राउल्ट्स लॉ। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए, मैंने यहाँ पर क्या लगाया, के लगा दिया। ठीक है, तो ये नॉर्मल हमें पता ही है, फिजिक्स वगैरह में हम करते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए के यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया। तो यहाँ पे वही लिखा वेयर के इज कांस्टेंट। ठीक है, के कोई कांस्टेंट है। अब यहाँ पर क्या है, इसको तो दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब इफ मैंने माना अगर एक्स ए की वैल्यू क्या ले ली मैंने, 1 ले ली, ये मैंने अजम्पशन माना, अगर एक्स ए की वैल्यू मैंने 1 ली, देन मैंने लिखा पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए। इसका क्या मतलब है, तो इसको ध्यान से समझना। एक्स ए की वैल्यू 1 मानने का मतलब क्या है, मैंने यहां पे लिखा ठीक है, यहां पर मैंने लिखा है एक्स ए प्लस एक्स बी मस्ट बी इक्वल्स टू 1। ये हमें पता है समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन मस्ट बी इक्वल्स टू 1। एक सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट है उन सभी का मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा, 1। क्योंकि हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है, तो बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर ए और बी होंगे, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा, 1। ये हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन से हमें पता है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर एक्स ए की वैल्यू मैंने 1 मान ली, अगर एक्स ए की वैल्यू, इसकी वैल्यू अगर मैंने 1 मान ली, तो एक्स बी की वैल्यू क्या होगी, 0। इसकी जगह 1 रख के देखो तो एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं अगर एक्स ए, ठीक है, अगर एक्स ए 1 हो जा रहा है, उसका मतलब क्या निकल रहा है कि एक्स बी की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। एक्स बी की वैल्यू 0 हो जा रही है, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ए ही कंपोनेंट प्रेजेंट है। ये वैल्यू 0 कब होगी, जब NB अपॉन Na प्लस NB होता है, इसका भी लिखा फॉर्मूला। तो NB की वैल्यू जब 0 होगी तभी तो 0 होगा नहीं। NB की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है कि वो कंपोनेंट प्रेजेंट ही नहीं हो सॉल्यूशन में। दैट मीन्स यहां पर मैं कह रहा हूं कि यहाँ प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट है। अगर प्योर सॉल्वेंट हो जाएगा, अगर प्योर सॉल्वेंट ए की बात कर रहा हूं, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, जो हमने अज्यूम करा पी नॉट ए, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट ए। तो पी ए बराबर मैंने पी नॉट ए लिख दिया। ठीक है, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। अगर मैंने बोला एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और मोल कॉन्सेप्ट में हम इसकी कई बार बात करते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 है, या एक्स ए की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है, एक्स ए की वैल्यू 1 होने का मतलब क्या है। एक्स ए की वैल्यू 0 होने का मतलब है कि वो मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, वो कंपोनेंट, वो सॉल्यूशन के अंदर वो मॉलिक्यूल प्रेजेंट ही नहीं है, वो कंपोनेंट प्रेजेंट ही नहीं है। और एक्स ए की वैल्यू 1 होने का मतलब है कि वो एक ही कंपोनेंट है, कोई दूसरा कंपोनेंट है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कोई सॉल्यूशन है तो उसमें 0 से छोटी नहीं हो सकती क्या। ठीक है, 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है, 0 से बड़ी होगी हमेशा और 1 से हमेशा छोटी होगी। अगर 0 हो जा रही है दैट मीन्स वो कंपोनेंट है ही नहीं, और अगर 1 हो जा रही है दैट मीन्स सिर्फ वही कंपोनेंट और कोई दूसरा कंपोनेंट है ही नहीं। ठीक है, तो वही से हमने बताया कि XA1 लिखा है, दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए कंपोनेंट है, और अगर ए कंपोनेंट होगा तो उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, P नॉट ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, ये वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में रखी, तो PA की जगह तो मैंने क्या रखा, P नॉट है, तो ये रखा P नॉट है कि हमारा कांस्टेंट एज इट इज रखा, और XA को मैंने क्या माना, 1 माना, तो ये रखा 1। ठीक है, तो PA की जगह मैंने P नॉट ए रखा अकॉर्डिंग टू दिस, और K एज इट इज, और XA की जगह रखा मैंने 1।
तो ये जो K कांस्टेंट है ये मुझे पता लग गया, ये जो K कांस्टेंट है वो किसके बराबर होगा, P नॉट A के बराबर होगा। तो यहाँ से मैंने सिर्फ क्या करा, कांस्टेंट को पता करा है, तो यहाँ पर K की जगह अब इस फर्स्ट और सेकंड इस फर्स्ट इक्वेशन से मुझे पता लग गया कि, ठीक है, इस फर्स्ट इक्वेशन से मुझे पता लग गया कि K की वैल्यू क्या होगी, P नॉट A। तो ये K की वैल्यू P नॉट A फर्स्ट के अंदर मैं पुट करूंगा और ये फाइनल मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, PA इक्वल्स टू P नॉट A इंटू XA। क्लियर है? चलो इसको कॉपी अभी करना, लेकिन हम पहले और कुछ इसमें बात कर लेते हैं, पहले इसके आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको ध्यान रखना। अगर आपको वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना ऐसे सॉल्यूशन का जिसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे PA इक्वल्स टू P नॉट A XA। तो PA यहाँ पर क्या बता रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। P नॉट A क्या है यहाँ पर, P नॉट A वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू होगी या तो गिवन होगी, हम आपको कैलकुलेट करनी होगी। और XA क्या है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। बट वी नो दैट, ठीक है, बट अभी जैसा मैंने लिखा था XA प्लस XB मस्ट बी इक्वल्स टू 1। तो क्या मैं यहां पर XA की जगह ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1 माइनस XB। ठीक है, तो यहां XA की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, 1 माइनस XB लिख रहा हूं। 1 माइनस XB लिखने पे तो यहां पे PA लिखा इक्वल्स टू P नॉट A और 1 माइनस यहाँ पे लिखा मैंने XB। P नॉट A को क्या करा मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो ये PA इज इक्वल्स टू P नॉट A माइनस P नॉट A XB। बस इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, एक बार 1 से मल्टीप्लाई करा, एक बार XB से हमने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करा, P नॉट B को इधर ले जाओ, PA को उधर ले जाओ, या फिर ऐसा करो इस पूरी इक्वेशन को माइनस से अल्टीमेटली P नॉट A को मैं इधर ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या करा यहाँ पर मैंने, चलो इसको ऐसे रहने दो, PA माइनस P नॉट A इज इक्वल्स टू माइनस P नॉट A XB। इस वाले टर्म को जब मैं इधर ले जाऊंगा, ठीक है, इक्वल्स टू के तो साइन चेंज हो गया तो नेगेटिव हो गया। अब इस पूरी इक्वेशन को क्या कर रहा हूं मैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ, इसको P नॉट A माइनस PA इस तरीके से लिख सकते हैं रिवर्स। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, P नॉट A XB। ठीक है, अब यहाँ पे जो LHS में आप देख रहे हो ना, P नॉट A माइनस PA, ये भी एक टर्म है। इस टर्म को बोला जाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका क्या मतलब है, देखो P नॉट A हमें क्या बता रहा है, ये प्योर लिक्विड जो हमारा A है, प्योर सॉल्वेंट A, उसका वेपर प्रेशर बता रहा है। और PA क्या बता रहा है, जब उस प्योर सॉल्वेंट के अंदर जब कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा तो उसका वेपर प्रेशर बता रहा है। और हमने बोला है कि जो प्योर सॉल्वेंट हमारा है, जो हमारा प्योर सॉल्वेंट वॉलेटाइल लिक्विड है, उसका वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा ऐसे सॉल्यूशन से जिसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड होगा। दैट मीन्स P नॉट A माइनस PA की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि अभी हमने लिखा था क्या, P नॉट A इज ग्रेटर देन PA, तो ये वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, पॉजिटिव। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करूं तो ये बता रहा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्यों बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का इसलिए बोलते हैं कि प्योर सॉल्वेंट था। फॉर एग्जांपल इसका प्रेशर इनिशियली कितना था, 100 atm था। इसमें मैंने कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा, जैसे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा तो उसका प्रेशर कुछ कम हो जाएगा, 100 से मान लिया मैंने 80 हो गया। तो अब ये 100 माइनस 80 क्या बता रहा है, 20। तो कितना लोअर हुआ वेपर प्रेशर, 20। तो ये टर्म मुझे क्या बताता है, लोअरिंग वेपर प्रेशर, मतलब कितना वेपर प्रेशर कम हुआ जब हमने एक प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा। तो आ रही बात समझ में, इसलिए इस टर्म को बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। या तो आपको P नॉट A और PA पता हो तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे लोअरिंग वेपर प्रेशर, या फिर आपके पास P नॉट A पता है और PA आपको नहीं पता है तो आप क्या करो, B की मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी ये क्या बताएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो अगेन इसको भी आप ध्यान रखिएगा, कई बार ये पूछ लेते हैं। और यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है वो मैं लिख देता हूँ।
पी नॉट ए माइनस पी ए, ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, और शॉर्ट में LVP भी लिख देते कई बार, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर LVP। ठीक है, इसको हम, ठीक है, नंबर दे देना जो भी था। आई थिंक ऊपर इक्वेशन हमने क्या दिया था, थर्ड दिया था, इसको फोर्थ नंबर दे देना, तो इसको इक्वेशन नंबर दिया फोर्थ। फिर थोड़ा सा और आगे चलते इससे हम, ठीक है, इसी इक्वेशन को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, बस एक चेंज करा मैंने। ये जो पी नॉट है यहां दिख रहा है आपको, इसको नीचे इधर डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या लिखा, नेक्स्ट पी नॉट ए माइनस पी ए, ये एज इट इज लिखा LHS डिवाइडेड बाय, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे कर दिया, इसको बोलते हैं पी नॉट ए, और विच इज इक्वल्स टू XB मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अगेन फिर से ये एक टर्म है, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर क्या देते हम, फिफ्थ दे देते। अब देखो क्या करा हमने, ये तो बता रहा है हमें कि प्योर सॉल्वेंट में जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है तो उसकी वजह से कितना लोअर हो रहा है वेपर प्रेशर, तो ये बताता है लोअरिंग वेपर प्रेशर। इनिशियली ये था 100, ये था 80, और ये वापस क्या आ गया 100। मतलब इनिशियल हमारे पास जो वेपर प्रेशर था उसके रेस्पेक्ट में, रिलेटिवली उसके रिलेटिव में कितना हमारा वेपर प्रेशर लो हुआ, ये तो ये पूरा टर्म, ये जो LHS में दिख रहा है, ये पूरा टर्म कहलाता रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोअर इन वेपर प्रेशर। मतलब इनिशियली हमारे पास जो प्योर लिक्विड था उसके रिलेटिव में, उसके रेस्पेक्ट में जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा तो कितना वेपर प्रेशर लो हुआ, तो वो पूरा टर्म ये कहलाता है, इस रेशियो को बोलते हैं कितना डिफरेंस आया सॉल्यूट ऐड करने से, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर में कितना डिक्रीज हुआ, डिवाइड बाय इनिशियली वेपर प्रेशर कितना था, उस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये लोअरिंग है सिर्फ डिफरेंस, और किसके रिलेशन में हम बात करें, किसके रिलेटिव में, किसके रेस्पेक्ट में हम बात करें, इनिशियली जो सॉल्वेंट का था, तब इसको बोल देते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये जो टर्म है RLVP भी बोलते हैं शॉर्ट में। और इस चैप्टर का एक लास्ट पार्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से पहली ये प्रॉपर्टी RLVP भी, इसको फर्दर वापस हम स्टडी करेंगे, लेकिन एक मैंने आइडिया दे दिया, इस पे न्यूमेरिकल हम कुछ ट्राई भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस टर्म का क्या मतलब है वो लिख रहा हूं मैं। तो यहाँ पे पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, इस पूरी टर्म को बोलते हैं हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, शॉर्ट में इसको लिखा जाता है RLVP। ठीक है, जैसे इसको LVP वैसे इसको RLVP। और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है उसको हम चैप्टर के लास्ट पार्ट में हम फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको RLVP कैलकुलेट करना हो तो या तो ये पता हो पी नॉट ए पी ए दोनों पता हो, तब ऊपर डिफरेंस ले और नीचे पी नॉट ए से डिवाइड करें तो हम कैलकुलेट, या फिर सिर्फ आपको B जो हमारा सॉल्यूट है उसका सिर्फ मोल फ्रैक्शन भी आपको पता लग गया तो भी आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से RLVP कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो अब इसको राउल्ट्स लॉ से आप, ठीक है, कॉपी कर लीजिए और एक बार खुद से फिर से इसको जितने भी स्टेप हमने लिखे, ठीक है, राउल्ट्स लॉ के जो स्टेटमेंट से हमने जहाँ स्टार्ट करा था, इसको छोटा सा डेरिवेशन टाइप है, ठीक है, वहां से एक बार खुद से भी ट्राई करके देखना। ठीक है, इसके बाद ठीक है, वीडियो पॉज करके जल्दी जल्दी कॉपी कर लेना। देन ठीक है, इतना कॉपी करें, फिर
लास्ट में। चलिए ठीक है, तो ये कंप्लीटली हो गया। अब इस पे रिलेटेड है ना ग्राफ भी पूछा जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी में आप देखोगे तो ऐसे ये पैरेलल लाइंस जैसे दिख रही है, ऐसे पैरेलल लाइंस के बीच में आपको ग्राफ देखने को मिलेंगे। तो पहली बार देखने में थोड़े बड़े अजीब से लगते, बहुत सिंपल से ग्राफ होते। तो यहाँ पे लिखा है, हेडिंग डाली मैंने, ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इसी सॉल्यूशन की जो हमने अभी केस 1 पढ़ा, उसी सॉल्यूशन की बात करें। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने ऐड करा, तो उसके लिए हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं किसके बीच में, वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन के, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट करा, PA से, और मोल फ्रैक्शन से। अब ठीक है, क्या मतलब है उसको देखते, ठीक है। तो पहले आप ये हेडिंग डाल ले और फिर देखते इसको। चलिए, अब इसमें जो ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे आप, है ना, थोड़ा सा मैं इस साइड कर लेता हूं। इस ग्राफ को जब ध्यान से देखोगे आप, तो ग्राफ में वाई एक्सिस पे तो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, वो इसका मतलब क्या है, PA। इधर भी और इधर भी, ये भी वेपर प्रेशर, दोनों साइड क्या बता रहा है हमें, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बता रहा है। ऐसा क्यों बना है वही पता लग जाएगा। ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पे मैंने लिखा मोल फ्रैक्शन, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो ये मोल फ्रैक्शन है, किसके मोल फ्रैक्शन की हम बात करें, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूट भी है, उसका मोल फ्रैक्शन लूं, या सॉल्वेंट है उसका मोल फ्रैक्शन लूं। तो यहां पर क्या है, कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने ए सॉल्वेंट के लिए मोल फ्रैक्शन माना है, इस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट जब मूव कर रहे तब उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमें पता है किसी भी कंपोनेंट की जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो ये 0 लिखा और यहाँ पे क्या लिखा, 1, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा है, बाइनरी कंपोनेंट है, ए और बी, दो ही हमारे पास कंपोनेंट है। तो यहां पर इसकी ए की, सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन की वैल्यू इधर बढ़ रही है, तो हमारे पास जो सॉल्यूट बी है उसकी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू राइट टू लेफ्ट में बढ़ रही है। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ले लिया कोई ये पॉइंट, ठीक है, पर्टिकुलर ये कोई पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है, ये पॉइंट ये 0 से 1 लाई करेगा, जैसे अभी नीचे वाला आप भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं कह रहा हूँ ये XA का मोल फ्रैक्शन है, 0 से 1 है, तो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर इसकी वैल्यू 0.3। तो मैं कह रहा हूँ कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ A है यहाँ पर क्या 0.3 है। अगर ये जो लाइन है 0 से 1 के बीच में लाई कर रही, तो यहाँ से लेफ्ट टू राइट जब मैं मूव करा, इस साइड में जब मैं मूव करा, तो इधर इसकी वैल्यू है 0.3। तो मैं बोलूंगा जो XA है, ठीक है, XA इसका मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.3। अब मुझे पता है कि XA, ठीक है, यहाँ वैसे लिखा ही है कि XA प्लस XB इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1, समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू 1। तो अगर XA 0.3 है तो यहाँ पे मैंने 0.3 लिखा, XB आप कैलकुलेट कर ले, तो XB कितना आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, XB आ जाएगा 0.7, ठीक है, दोनों का समेशन क्या होना चाहिए, 1। दैट मीन्स यहाँ से 0 से जब XA के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ तो ये 0.3 है, तो यहाँ से ये रिमेनिंग पोर्शन क्या बचा, ये अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो क्या बचेगा, ये 0.7। मतलब XA यहाँ से 0 से 1 मूव कर रहा है, तो XB यहाँ से, यहाँ पे दिख रहा है नीचे यहाँ 0 लिखा, तो XB यहाँ से 0 से 1 मूव करेगा। तो जब यहाँ पर इस पॉइंट पे, ये पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा, तो ये पॉइंट अगर 0.3 है XA के लिए, अगर लेफ्ट टू राइट में देख रहा हूँ, तो राइट टू लेफ्ट देखूंगा तो ये पॉइंट मुझे क्या बताएगा, 0.7 बताएगा। मतलब इसी पॉइंट पे XA की वैल्यू आ रही 0.3 और इसी पॉइंट पे XB की वैल्यू आ रही 0.7, तो दोनों वो आनी चाहिए, तो वो यहाँ से मुझे दिख भी रही है, आ रही बात समझ। तो इसलिए यहाँ पर इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब XA को लेफ्ट टू राइट लिखो या राइट टू लेफ्ट लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इधर मैंने अगर बोला यहाँ पर क्या वैल्यू है, 0.8 है XA की, ठीक है, तो XB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.2। जब मैंने इधर बोल दिया कि XB की वैल्यू कितनी है, 0.1, XB की वैल्यू कितनी है, 0.1, तो XA की कितनी बन जाएगी, 0.9 बन जाएगी अपना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर ये 0 लिखा है, ये A के लिए लिखा है, A यहाँ जो मोल फ्रैक्शन ऑफ A यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे बढ़ रहा है। उसी तरीके से B, इसका मोल फ्रैक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और इस साइड बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंट किया जाता है। तो समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है, समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन जो है वो यहां पर रिप्रेजेंट किया गया नहीं,
चलिए ठीक है, तो ये तो कैसा ग्राफ था, बस उसको मैंने समझाने के लिए लिखा था। अब इसमें देखते हैं ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। तो ये एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन, दोनों मोल फ्रैक्शन साइमल्टेनियसली रिप्रेजेंट करते हैं हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। तो मैंने मान लिया यहाँ पे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है 0 से 1, तो इसका सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन राइट टू लेफ्ट बढ़ेगा। अब मैंने माना कि दो, तो हमें क्या है, ये दो टर्म लिखे, दैट मीन्स पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, ये हमें पता है। ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। जो मैंने सबसे पहले इक्वेशन आई थी, मैंने बताया था अगर किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है तो ये इक्वेशन यूज होगी, तो वही यूज करा मैंने, पी इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। दूसरा मुझे पता है मोल फ्रैक्शन का जो समेशन होता है बाइनरी के लिए, वो दोनों का क्या होगा 1, तो ये लिखा। अब ठीक है, अब इसको यूज करके मैं कैसे ग्राफ प्लॉट करूंगा, तो मैंने यहां माना अजम्पशन इफ, ठीक है, मैंने यहां पे माना इफ। अब इसमें ये आपका अजम्पशन है, इसको कैसे भी मानो, एक्स ए के रेस्पेक्ट में लो, एक्स बी के रेस्पेक्ट में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने जो ले लिया तो उसी के रेस्पेक्ट में लेना। इफ मैंने एक्स ए इक्वल्स टू 0 माना, ठीक है, ये मेरा अजम्पशन है, एक्स ए इक्वल्स टू 0 माना, तो आपको पता है कि एक्स बी क्या हो जाएगा, अपने आप 1 हो जाएगा, इस इक्वेशन से पता ही लग रहा है। एंड जब मैंने एक्स ए को 0 माना, तो इस इक्वेशन में जब मैं एक्स ए को 0 रखूंगा, ठीक है, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं पी नॉट ए इज इक्वल्स टू, सॉरी, ठीक है, सिर्फ यहां पे क्या आएगा, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए, और यहां पर क्या रखूंगा मैं 0 इस इक्वेशन में, ठीक है। ये अजम्पशन मैंने माना है, किसी को भी ले लो, एक्स ए के रेस्पेक्ट में लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी के रेस्पेक्ट में लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स ए को मैंने पहली बार माना है 0, जब इसको मैं 0 मानूंगा तो इस इक्वेशन से एक्स बी की वैल्यू आ जाएगी 1। जब मैंने एक्स ए 0 माना है तो इसकी वैल्यू यहां मैंने पुट करी, तो पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू 0, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा पी ए इज इक्वल्स टू 0। ये हमें बता रहा है कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट कैसे, एक्स ए की वैल्यू 0, एक्स ए कौन सा है, यहां पर बढ़ रहा है, एक्स ए यहां पर क्या 0, एक्स ए यहां पर क्या 1, तो एक्स ए की वैल्यू है 0, इस लाइन पे आएगा वो, ठीक है। अब एक्स ए की वैल्यू जब 0 हो तो ये तो क्या बता रहा है, वेपर प्रेशर पी ए बता रहा है, और पी ए की वैल्यू भी क्या बता रहा है 0, मतलब ये कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया। नहीं, पहला कोऑर्डिनेट कौन सा है, ये कब, जब यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट कहाँ से मुझे पता लगा, जब एक्स ए की वैल्यू 0 मैंने कंसिडर करी तो पी ए भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है, एक्स ए 0 मैंने माना है, और पी ए एक्स ए 0 अज्यूम करने पे पी ए की वैल्यू 0 इस इक्वेशन से आ रही है, तो ये मेरे को पहला कोऑर्डिनेट मिला एक्स और वाई एक्सिस पे। सिमिलरली, ठीक है, सेम काम आप बी के रेस्पेक्ट में भी कर सकते थे, कोई फर्क पड़ता नहीं उससे, ठीक है। सेकंड केस में अब की बार इफ एक्स ए की वैल्यू जैसे मैंने 0 माना, तो अब की बार एक्स ए की वैल्यू क्या मान लो आप, 1 मान लो। एक्स ए की वैल्यू क्या मानी मैंने, 1 मान ली। जब एक्स ए की वैल्यू 1 मानेंगे तो एक्स बी की वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और एक्स बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहां पर मैं लिखता हूं पी ए, ठीक है, जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, पी नॉट ए, और एक्स ए की वैल्यू इस बार क्या मानी हमने, 1 मानी, तो जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पी ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पर, पी नॉट ए। अब की बार कौन सी दो, ये हमने अज्यूम करा एक्स ए की वैल्यू 1, तो यहाँ पर पी ए की वैल्यू अपना आप क्या आ रही, पी नॉट ए। तो अब देखना इसमें कैसे मार्क करेंगे, एक्स ए की वैल्यू मैंने क्या मानी 1, मतलब अब इधर आ गया मैं इस पॉइंट पे, मतलब एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट पे आ गया, तो पी ए की वैल्यू क्या आ रही है, पी नॉट ए। पी नॉट ए मतलब प्योर लिक्विड का कोई वेपर प्रेशर होगा तो 0 तो नहीं होगा वो, ठीक है, वो कुछ ना कुछ इधर होगा, तो मैंने मान लिया ये वो पॉइंट आएगा। कैसा है ये पॉइंट, फिर से सुनना, मैंने बोला पहले केस में तो एक्स ए की वैल्यू मानी 0, तो पी ए भी आ रहा है 0, तो ये एक्स ए 0 यहाँ पे, और पी ए ऊपर बढ़ता है तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो 0। जब एक्स ए की वैल्यू दूसरे केस में मैंने 1 मानी, तो एक्स ए की वैल्यू यहाँ पे 0 है और यहाँ पर आ गई 1, तो यहाँ पर आ गया, इस लाइन पर आ गया। अब पी ए किसके बराबर आ रहा है, पी नॉट ए, और पी नॉट ए क्या, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो कि कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, तो यहाँ से कुछ वैल्यू मैंने 0 तो नहीं की ऊपर बढ़ा दी, तो ये कोऑर्डिनेट मिल गया। इन दोनों लाइन को आप क्या कर दो, सिंपली ज्वाइन कर दो, ठीक है, इन दोनों लाइन को आप क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, और ये आपका क्या बन जाएगा, कर्व बन जाएगा। ये जो कर्व बना है आपका, ठीक है, ये किसका बना है,
ये आपको मिला है PA इज इक्वल्स टू P0 A XA का कर्व है, और इसको आप ट्राई करके देख सकते हो यानी, ठीक है। XA की वैल्यू 0 रखी तो यहाँ पर, XA की वैल्यू 1 रखी तो P0 A यहाँ पे, ये वैल्यू जो है, हाँ ये वैल्यू कौन सी होगी, ये वैल्यू P0 A हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू जो है प्योर सॉल्वेंट की। अगर मैं यहाँ पे XA की वैल्यू क्या रखूँगा 0.2, ठीक है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आएगा, तो 0.2 से उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू कम आएगी, तो इसके करस्पॉन्डिंग आएगी। ऐसे जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे ये चीज़ बढ़ती आएगी। सेम चीज़ जैसे मैंने XA से स्टार्ट करा, सेम चीज़ XB से कर सकते थे, और देख भी सकते हो XB की वैल्यू जब मैंने क्या रखी 1, तो XB इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो ये हुआ 1, तो PA की वैल्यू क्या आ रही है 0, तो यहाँ पर ये पॉइंट मिल गया। और दूसरे केस में जब मैंने XA को 1 मारा होगा तो XB की वैल्यू क्या आ रही होगी 0, तो XB की वैल्यू क्या आ रही है 0 यहाँ पर, तो वो ये P0 A आ जाएगा, ठीक है। किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पैरेलल लाइंस के बीच में ग्राफ आता है, ठीक है। तो इसको कॉपी करें, चलिए फिर नीचे इसको भी आप कॉपी कर लीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते एक न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है। थोड़ा सा दिखने में बड़ा है क्वेश्चन आपको लगेगा, लेकिन है सिंपल, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ एक साथ पूछ ली। न्यूमेरिकल दे रखा 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर एट सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है। 45 ग्राम हमारे पास वाटर है, उसमें 30 ग्राम हमने क्या ऐड करा है, यूरिया ऐड करा है, ठीक है। और कोई सर्टेन कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर हमें मेंशन नहीं करेगा। इफ वेपर प्रेशर of pure water at that temperature is 300 mmHg then calculate, उसने बोला इसी टेम्परेचर पे, अगर इसी टेम्परेचर पे जो हमारे पास वाटर है उसका वेपर प्रेशर 300 mmHg हमें दे रखा है, ठीक है। यूनिट के लिए परेशान मत होना, ऑप्शन में चेक करना मैक्सिमम केस में, ठीक है। जनरली यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन पहले चेक कर लेना, अगर यूनिट कोई दूसरी है तब तो चेंज करना, अदरवाइज उसको रहने देना, ठीक। तो यहाँ पर उसने बोला है कि उसी टेम्परेचर पे जो हमारा प्योर लिक्विड वाटर है उसका वेपर प्रेशर कितना है 300 mmHg। अब इसने पूछा है तो बताइए, पहली चीज तो इसने पूछा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, तो पहले तो हम ये भी पता होना चाहिए इसमें सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। दूसरी चीज इसने पूछी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो अभी हमने बोला था RLVP। तीसरी चीज इसने पूछी है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछा है, ठीक है। चौथी चीज इसने बोली है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो LVP, और पांचवी चीज इसने पूछी मोलेलिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, ठीक है। तो आप पहले तो क्या करें, क्वेश्चन को कॉपी कर लें, ठीक है। और क्वेश्चन कॉपी हो जाए तो थोड़ा सा फिर सोचिएगा। सबसे पहले काम आपका है क्वेश्चन को पढ़िए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करिए, कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। देन फिर हमें क्या क्या वैल्यूज गिवन दे रखी है और उसकी हेल्प से कैसे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे वो देखिएगा, ठीक है। और यहाँ से ठीक है, 5 एक ही क्वेश्चन में 5 पार्ट दे दी, ठीक है। तो हो सकता है वैसे तो एक क्वेश्चन में 1 पार्ट या 2 पार्ट ही आते हैं मैक्सिमम, ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो एक ही आएगा, ठीक है। और बोर्ड के हिसाब से बात करूँ तो मैक्सिमम 1 से 2 पूछ लेगा, तो वो 3 नंबर का हो जाएगा क्वेश्चन या 4 नंबर का, ठीक है। चलिए अब आपने क्वेश्चन नोट कर लिया, अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। पहली बात तो जब भी क्वेश्चन आए सॉल्यूशन का, तो आपके पास जो भी कंपोनेंट दे रखे हैं ना उनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आपको। कैसे, तो हम बढ़ते इसके सॉल्यूशन की तरफ। पहले तो हमें पता होना चाहिए इसमें सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, ठीक है। अब यूरिया को ऐड करा है किसके अंदर, वाटर के अंदर। और जब भी वाटर आ जाए ना, तो मैं कई बार बोल चुका हूँ लास्ट 2 लेक्चर में भी कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो वाटर ही सॉल्वेंट होगा। इस केस में तो यूरिया 30 ग्राम है और वाटर 45 ग्राम है, तो अमाउंट से भी मुझे पता लग रहा है कि कम अमाउंट यूरिया का है तो वो सॉल्यूट, और ज़्यादा अमाउंट किसका है, वाटर, जो कि सॉल्वेंट। इन केस वाटर का अमाउंट भी कम होता तो भी उसको ही सॉल्वेंट मानना एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूट जो है वो हमारा हो गया यूरिया, और जो सॉल्वेंट है वो हमारा क्या हो गया, वाटर। सबसे पहला काम ये है आपको पता करना, ठीक है। दूसरी चीज, अब वाटर तो कैसा होता है,
वॉलेटाइल होता है, हमें पता ही है, लिक्विड होता है क्योंकि। लेकिन क्या यूरिया के बारे में हमें पता है? नहीं पता। ठीक है, तो ध्यान से लेक्चर देखोगे और सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। लास्ट लेक्चर मैंने बात करी थी सर, बिल्कुल लास्ट टॉपिक पर हम जब बात कर रहे थे वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस की, तो मैंने नाम लिया था यूरिया। एग्जाम्पल में लिखा है यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। जनरली इस चैप्टर में अगर कोई अननोन होता है तब तो लिख देता नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तब तो हमें आइडेंटिफाई होता है। लेकिन जैसे यूरिया लिख दिया, ग्लूकोज लिख दिया, सुक्रोज, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, तो इसके बारे में वो लिखता नहीं है कि वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, ये आपको खुद याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो यूरिया है, ठीक है, नोट्स आप चेक कर लेना, उसमें हमने लिखा हुआ है ये कैसा एग्जाम्पल, किस एग्जाम्पल में लिखा था हमने, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, क्या सॉरी नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट। तो दो चीज़ तो मुझे पता लगी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन है और उनका नेचर पता लग गया, नॉन वॉलेटाइल और ये वॉलेटाइल। तो ये हमारा केस 1 का, क्योंकि अभी तो मैं केस 1 ही करा रहा हूँ तो इसलिए आपको लग रहा होगा इजी, लेकिन एग्जाम में वहाँ थोड़ी लिखा हुआ है केस 1 का क्वेश्चन है केस 2 का, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सॉल्यूट यहाँ पे वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल है तब तो ये केस 1 से क्वेश्चन करेंगे, और वॉलेटाइल होगा तो केस 2 जो होगी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चेक करना है। तो ये तो हुई बात इतनी सी बेसिक सी। इसके बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी, इसका हमें दे रखा है 30 ग्राम, और इसके बाद इसका हमें दे रखा है मास 45 ग्राम। ठीक है, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है, इनका मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, मोल्स। तो आप मोल्स कैलकुलेट कर ले। तो यहाँ पर क्योंकि बार बार ना लिखना पड़े तो मैं, ठीक है, जो मैंने अजम्पशन माना है उसी को मैं मान लेता हूँ। यहाँ पे सॉल्यूट को हमने क्या माना, बी। ठीक है, तो यहाँ पर बी लिख रहा हूँ, और यहाँ पर सॉल्वेंट को हमने ए माना, तो इस केस में मैं ए लिख रहा हूँ। तो मोल्स ऑफ बी दैट इज यूरिया के मोल्स क्या होंगे, अब कैसे निकालोगे मोल्स, तो ये इसका गिवन वेट डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो चलो, ठीक है, इसमें क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, लेकिन हाँ यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट वैसे तो एग्जाम में गिवन होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला या मॉलिक्यूलर वेट ही गिवन दे देगा, फिर भी कोशिश करो फार्मूला और मास दोनों याद रखने का। तो यूरिया की अगर मैं बात करूं तो यूरिया होता है NH2CO NH2। ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो यहाँ से इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना, 60 ग्राम आएगा। लास्ट लेक्चर मैंने बोला था, ये याद रखना, कुछ बहुत कॉमन है। ठीक है, वाटर के बारे में तो हमें पता ही है, कहने की जरूरत नहीं है। तो वाटर क्या हो जाएगा, हमारे पास H2 है, और H2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 18 ग्राम। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते, मोल्स कैलकुलेट करते। तो यूरिया को मैंने बी माना, तो इसके मोल्स क्या होंगे, गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट हमें कितना दे रखा है इसका, 30 ग्राम। तो 30 डिवाइडेड बाय 60 विच इज इक्वल्स टू 1/2 या 0.5 लिख लें। एंड मोल्स ऑफ वाटर आप निकालना है, तो आपको कितना दे रखा है, 45 गिवन और 18 आपको, ठीक है, ये दे रखा है। तो 5 कितना आ जाएगा, 2 या 2.5 आप लिख लें। ठीक है, 9×5 जो 45 और 9×2 जो 80। तो ये तो आया इसका क्या, नंबर ऑफ हमने क्या कैलकुलेट करे, ये मोल्स। अब आए हमारे फर्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है, जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट हमारा बी है, तो यहाँ पे एक्स भी लिख दिया डायरेक्ट नोटेशन में मैंने। वो क्या होगा, NB अपॉन Na प्लस NB हो जाएगा। तो NB की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 5/2। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लें, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपकी 1/6 के बराबर। ठीक है, पहले भी कह चुका हूँ, जब तक लास्ट आपको सॉल्यूशन नहीं कराओ उसको डेसिमल में मत लाओ। ठीक है, अब यहाँ से बड़ा इजी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 5 + 1 6 2, और यहाँ पे नीचे 2, तो 2 से 2 ऊपर नीचे कैलकुलेट, तो 1/6 आ जाएगा डायरेक्ट। अगर मुझे x भी पता लग गया, तो x से कैसे पता लगेगा, क्योंकि मुझे x से प्लस xb क्या होता है, अब पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, 1। तो यहाँ से x से मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, 1 - 1/6 करूँगा, तो ये कितना आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें क्या कैलकुलेट करना था, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना था सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। ठीक है, देन बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट में।
सेकंड पार्ट में हमें पूछा गया है RLVP, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। RLVP क्या होता है? तो RLVP होता है P0A माइनस PA अपॉन P0A, ये होता है RLVP। अब मेरे पास PA और P0A है क्या? PA और P0A है क्या? P0A तो मुझे दे रखा है, ठीक है, P0A तो मुझे दे रखा है क्योंकि A हमारा क्या है? सॉल्वेंट है, और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उसी टेम्परेचर पे कितना दे रखा था? 300 mmHg। लेकिन क्या PA हमें दे रखा है? PA मुझे नहीं पता है, नहीं। और या तो पहला तरीका था इसको सॉल्व करने के लिए, PA आप कैलकुलेट करें कैसे? फॉर्मूला लगा के PA इक्वल्स टू P0A x से, ठीक है, तो P0A मुझे पता लग गया, x से पता लग गया, ठीक है। एक तो ये तरीका है मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि PA आपको P0A ये दे रखा आपको 300 mmHg, ये चीज़ गिवन है। ये वेपर प्रेशर ऑफ वाटर या वेपर प्रेशर जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वैल्यू दे रखी है। और अगर आपको PA कैलकुलेट करना है, ठीक है, अगर आपको PA कैलकुलेट करना है तो आप ये फॉर्मूला लगाए P0A इंटू XA, ठीक है, ये PA कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो P0A आपको पता लग गया है, सॉरी, P0A आपको पता है 300 मल्टीप्लाई बाय x से कितना आया था हमारा? मोल फ्रैक्शन ऑफ, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? हमारे सॉल्वेंट की बात, और उसका मोल फ्रैक्शन कितना आया था? 5/6, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट आ जाएगा PA। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर किसी ने ध्यान दिया हो, स्मार्ट वर्क जिसको हम बोलते हैं, ये तो था RLVP, लेकिन मैंने ये भी बोला था ये जो RLVP है ये किसके बराबर है? सॉरी, ये RLVP वो किसके बराबर है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के भी बराबर होता है, XB के भी बराबर होता है। तो इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। आप पहले ये P0A, यहाँ से तो PA निकाला, P0A गिवन है, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे, तो डायरेक्ट आप XB लिख दो ना, और चेक करना इसको, ठीक है। ये मैंने बता दिया कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट, यहाँ से, और XB कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे जो RLVP की वैल्यू है ना, RLV की वैल्यू वो है XB, जो कि क्या है? 1/6 डायरेक्ट, ठीक। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, दिखने में आपको ऐसा लग रहा होगा बड़ा, लेकिन मैंने बता दिया दोनों, तो यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ से डायरेक्ट कर दिया। यहाँ से ये आपको ट्राई करके चेक करना 1/6 आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर है? तो ये हुआ सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमसे इसने पूछा है, ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या पूछा था इसने? चलो देख लेते एक बार। थर्ड पार्ट में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इसने पूछा है, ठीक है, तो वो तो मैंने अभी खैर निकाल ही दिया। थर्ड पार्ट में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? यही तो मैंने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है, यही तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो गया PA, ठीक है। तो इसको मैं, चलो यहाँ से इसको, सॉरी, यहाँ से इसको मैं थर्ड पार्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से XB से डायरेक्ट हम RLVP निकाल सकते हैं, और इससे भी निकाल सकते थे, तो मैंने बताया कैसे। तो P0A मुझे पता लग गया, तो PA कैलकुलेट करना है, तो 305/6, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 50, और 5 जा कितना होगा? 250, तो ये आ जाएगा 250 mmHg। तो ये क्या आ गया? PA की वैल्यू आ गई, वेपर प्रेशर ऑफ क्या आ गया मेरे पास? सॉल्यूशन आ गया। क्लियर है? चलिए, थर्ड पार्ट भी हो गया। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा है इसने? LVP। LVP मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो किसके बराबर होता है? ठीक है, इक्वल्स टू लिख लेना इसको, ठीक है। लोअरिंग वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है? P0A माइनस PA के बराबर होता है, ठीक है। P0A माइनस PA के बराबर होता है। तो यहाँ से P0A भी पता है मुझे, PA भी पता है, तो ये कितना हो जाएगा? 300 माइनस 250, तो ये कितना हो जाएगा? 50 mmHg, ठीक है। तो ये फोर्थ पार्ट भी मुझे पता लग गया, LVP भी। दूसरा तरीका था P0A माइनस PA ना पता करके, ठीक है, क्या कर सकते थे हम? P0A इंटू XB भी करते तो भी पता लगता, सेम आंसर आता, ठीक है। वो अब आपकी कैपेबिलिटी, कितना सोच पाते हो, कितना उसको एनालाइज कर पाते हो क्वेश्चन को, कितने फॉर्मूले याद रख पाते हो, उससे आप कैलकुलेशन जल्दी जल्दी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ फोर्थ पार्ट। और लास्ट और फिफ्थ पार्ट इसने पूछा मोलेलिटी, ठीक है। मोलेलिटी क्या होगी?
मोलिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं हम, ठीक है, स्मॉल m। तो मोलिलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोलिलिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, सॉरी, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो डेफिनेशन की इंपॉर्टेंस बहुत है, डेफिनेशन आपको सारी पता होने चाहिए। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो हमारा क्या है यहाँ पे यूरिया है, इसके मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए, दैट मीन्स NB, ठीक है। और वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमारा क्या वाटर, और उसका वेट दे रखा हमें कितना, जिसको मैं वेट ऑफ सॉल्वेंट को WB से लिख देता हूँ, ठीक है, बट इन केजी। तो मोल्स हमें दे रखे, इसके मोल्स हमने कैलकुलेट करे थे 1/2, और वेट इसका कितना दे रखा हमें 45 ग्राम। हमारा सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, उसका वेट कितना दे रखा है 45 ग्राम, क्योंकि ग्राम में तो उसको केजी में कन्वर्ट करना है, तो क्या कर दे 1000 से डिवाइड कर दे, ये 1000 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और इसको आप कैलकुलेट कर लेना, और ठीक है, ये समथिंग 100 डिवाइड बाय 9 समथिंग आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे, तो अगर आपको डेफिनेशंस वगैरह याद है, ठीक है, तो इजीली आप क्या कर लोगे, सारे कैलकुलेट करोगे। क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़ा था क्योंकि 5 पार्ट ले लिए, लेकिन हाँ एक एक लाइन में सबके आंसर आ रहे थे, आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, एनालाइज करना है, क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी, क्या क्या चीज़ है, ठीक है, बाकी आंसर ईजिली आ जाएगा। तो एक बार फिर से मैं ऊपर स्लाइड कर देता हूँ, ठीक है, पूरा सॉल्यूशन आप कॉपी कर लेना इसको, ठीक है, क्वेश्चन आपने पहले कॉपी कर लिया था, सॉल्यूशन लिखिएगा फिर। ठीक है, देन फिर यहाँ पे लास्ट LVP ये कॉपी कर लेना, ठीक है। बस अब एक लास्ट कुछ डेफिनेशन है जिसको हम और ध्यान रखेंगे, जो कई बार न्यूमेरिकल में हमें हेल्प करेगी। बॉइलिंग क्या होता है, तो व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस बिकम इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर देन दिस फिनोमेना इज नोन एज बॉइलिंग, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग जो फिनोमेना था उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मली कोई भी हमारे पास लिक्विड रखा हुआ है, जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर, ठीक है, सॉरी, उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, जो भी हमारे पास लिक्विड रखा हुआ है उसका जो वेपर प्रेशर है वो जिस भी एनवायरनमेंट में रखा हुआ है, अब वो एक लैब में रखा हुआ हो या किसी एक सिस्टम में रखा हुआ हो या एटमॉस्फेयर में रखा हो, कहीं भी रखा हो, जो भी एक्सटर्नल है, मुझे नहीं पता, वो लिक्विड जहाँ पे भी रखवा है, तो जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर के एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के जब बराबर होता है, हो जाए, ठीक है, तो उस फिनोमेना को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट क्या बोलेंगे, वो टेम्परेचर हम नोट कर लेंगे, किस टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर, लिक्विड का कुछ तो वेपर प्रेशर होगा ना, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो रहा होगा, अगर नहीं हो रहा होगा तो मैं टेम्परेचर धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, रेज कर रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। तो जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है और जिस टेम्परेचर पे होता है उस टेम्परेचर को हम बोल देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और इस फिनोमेना को जिसमें लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के बराबर हो रहा है उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग, ठीक। तो वही लिखा है, बॉइलिंग व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस बिकम इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर देन दिस फिनोमेना इज नोन एज बॉइलिंग। एंड अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग सेम ही है, लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के बराबर होना चाहिए, फिनोमेना को बॉइलिंग बोलेंगे, और जिस टेम्परेचर पे हो जाता है उस टेम्परेचर को हम बोल देते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसको कॉपी करें, चलिए। और एक बार कई बार आप ये टर्म भी सुनोगे, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अब ये नॉर्मल क्या हो गया, नॉर्मल वर्ड क्यों लगा दिया, मैंने बोला किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है,
जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए तो उस लिक्विड का मैं क्या बोलूंगा, बॉइलिंग पॉइंट है, जिस टेम्परेचर पे भी हो रहा है। अगर वो एक्सटर्नल प्रेशर में फिक्स कर दूं, वो एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो जाए, 1 atm हो जाए या 760 mmHg हो जाए, और ये क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अगर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर हमारे एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाए, विच इज इक्वल्स टू दैट इज 1 atm और 760 mmHg, देन उस टेम्परेचर को मैं बोलूंगा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल क्यों बोला है, क्योंकि नॉर्मली कोई भी चीज हम घर पे पानी या कोई भी एक्सटर्नल लिक्विड वगैरह हम जब गर्म करते हैं तो वो किस पे होता है, बाहर हमारे एनवायरनमेंट में कौन सा प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो कि 1 atm 760 mmHg है। उस प्रेशर पे जब उस लिक्विड का, उस पानी का, हम बोलते हैं ना 100 जो डिग्री है पानी का बॉइलिंग पॉइंट है, वो 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये है कि जो हमारा पानी है उसका जो वेपर प्रेशर है वो हमारा एक्सटर्नल जो वेपर प्रेशर जो कि हमारा एटमॉस्फेयर का 1 atm के जब बराबर होता है तब वो बॉयल होना शुरू होता है। ठीक है, तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब इसलिए क्योंकि हमारे नेचर के अंदर नॉर्मल जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो होता है 1 atm। लेकिन ऐसा जरूर नहीं है कि हमेशा प्रेशर 1 atm ही रहेगा, हो सकता है हाइट पे जाने या आने पे प्रेशर क्या हो जाता है, कम ज़्यादा भी हो जाता है। या हम किसी एनवायरनमेंट में, क्या किसी लैब के अंदर हमने ऐसा कुछ प्रेशर बना दिया 1 atm से बहुत ज़्यादा 3 atm 4 atm कर दिया या उससे कम कर दिया, तब ऐसा नहीं है कि अगर मैंने 5 atm कर दिया तब भी 100 पे बॉयल होगा, नहीं, तब वो वेपर उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। ठीक, कैसे चेंज होगा वो सब चीज़ें आगे हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ ये समझना, जब कभी भी वर्ड नॉर्मल यूज हो जाए तो समझ लेना नॉर्मल की बात कर रहा है, हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा है। ठीक है, तो जो भी लिक्विड है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर उस लिक्विड को क्या कर रहा है, बॉइल कर रहा है। तो जो टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, मतलब लिक्विड का जो हम वाटर का जो हम बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, वो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि वो जो हमारा वाटर होता है उसका प्रेशर जब तक 1 atm के बराबर होता है तो वो टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाता है। अगर 100 से ज़्यादा लग रहा है, 100 से कम लग रहा है, तब मैं उसको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोलूँगा। ठीक है, वो फिर एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक से डेफिनेशन है जिसको आप ध्यान रखिए, न्यूमेरिकल में ये चीज़ें हेल्प आपको करेगी। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने एक टॉपिक कंप्लीट करा जिसके अंदर हमने वो सॉल्यूशन लिया जिसके अंदर हमने क्या, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करा। ऐसे सॉल्यूशन का हम वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी ग्राफ्स थे या डेफिनेशंस थी, RLVP LVP, वो सब हमने बात करी। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेम केस 2 लेंगे जिसके अंदर सॉल्यूशन है, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें लिक्विड जो हमारा सॉल्वेंट है वो तो वॉलेटाइल है लेकिन सॉल्यूट भी वॉलेटाइल है, तब क्या होगा। ठीक है, तब उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसको कॉपी करें, एक बार ध्यान से वीडियो को देखें, सब चीज़ें इजीली आपको समझ में आएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।